घनश्याम सराफ जी का स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, थैंक यू। चलिए तो MH1 एक्सप्रेस की सवारी करते हैं और करते हैं सवालों की बौछार। MH1 एक्सप्रेस में सवार हो चुके हैं भिवानी से बीजेपी विधायक घनश्याम सर्राफ और पैरामीटर विकास कार्यों का क्या है और उस पैरामीटर पर कितने अंक उन्हें मिले हैं ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से बहुत स्वागत है घनश्याम जी आपका। भिवानी की जनता ने आप पर विश्वास किया, भिवानी की जनता ने आपको चुनकर भेजा। मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगी कि भिवानी की जो मूलभूत समस्याएं हैं वो क्या थी, उन पर आपने कितना काम किया। एक तो मेडिकल कॉलेज की थी हमारी सबसे मुख्य समस्या, और हमने मेडिकल कॉलेज का काम शुरू करवा दिया है और जनवरी माह तक हम इसको पूरा करने का हमारा लक्ष्य है, तो इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। इसी प्रकार चौधरी बंसीलाल जी के नाम से यूनिवर्सिटी बनी है, उसको भी हमारी सरकार ने आते ही हाथों हाथ लिया और उस पर भी कार्रवाई शुरू है। 2 ब्लॉक बन के तैयार हो गए हैं, एक ब्लॉक का और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जब ये बन जाएंगे तो आपको ये लगेगा कि भिवानी में वास्तव में काम हुआ है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट सेशन के दौरान भिवानी को एक नर्सिंग कॉलेज के लिए और आह्वान किया है। भिवानी की जनता से रूबरू भी होके गए हैं अभी, और उन्होंने ये भी कहा कि हम इस नर्सिंग कॉलेज का निर्माण भी मेडिकल कॉलेज के साथ करने जा रहे हैं। आपने विकास कार्यों को गिनाया, समस्याएं क्या कुछ रही घनश्याम सर्राफ जी जिन पर आपने काम किया, और अभी भी ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिन पर आप काम कर रहे हैं या वो अंडर प्रोसेस हैं? मैंने सड़कों की जो हमारी समस्याएं थी उनको लेकर आज के दिन हमारी बाईपास की सड़कें, जो भिवानी के सर्कुलर रोड की जो सड़कें हैं, उन पे काम चालू है। आज पूरा समाज इस बात से चिंतित था कि कभी बरसात में हमारा सिस्टम और अधिक न बिगड़ जाए, लेकिन उससे पूर्व ही हमारा हांसी रोड से शिक्षा बोर्ड से रोहतक गेट तक का काम और भिवानी का जो मेन बस अड्डे से लेके और कंक्रीट का काम उसमें होने जा रहा है। काम भी शुरू है और आप देख सकते हैं कि उस काम में कितनी सफलता हमको मिल रही है। आज समाज के सामने हम किसी भी बात से, जो भी उनको सुविधाएं चाहिए उनको लेकर हम पीछे नहीं हटेंगे। तो घनश्याम जी, तमाम विकास कार्यों को आप बता रहे हैं और हम आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि अभी ऐसे कौन कौन से, क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड भी आप बता रहे थे कि हमने विकास कार्य जो कराए हैं, उसके अलावा अभी बहुत सारे विकास कार्य ऐसे जो अंडर प्रोसेस है। कौन कौन से ऐसे काम हैं जिन पर अभी काम चल रहा है? अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और ये सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग है, पीछे आप देख रहे हो तो, और ये सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग के लिए एक नई सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग स्थापित करने का काम यहाँ पे जारी है, और जो हमारे ऑफिसेज बाहर लगते थे उन सब को हम इस प्रीमिसेस में लेके आने का काम करेंगे, और इसके लिए हमारा 40 से 50 करोड़ रुपए इस सेक्रेटेरिएट के लिए प्रस्तावित किए गए। जी, फरवरी में भी आपने मुख्यमंत्री से ये कहा था कि आपको विकास कार्यों के लिए फंड की ज़रूरत है, और हमने अपने जितने भी क्या कहा मुख्यमंत्री ने? क्या वो मांगे पूरी हुई? कह रहे हैं कि काम ले आओ, पैसे की परवाह ना करो, पैसे लगवाना मेरा काम है। हमने 6-7 विभागों के माध्यम से ये काम दिए। ग्रीन बेल्टों का काम हो रहा है और 25 करोड़ रुपए की जो B&R की सड़कें हैं उनका काम भी तुरंत शुरू होने जा रहा है। रूरल एरियाज़ की अगर हम बात कर लेते हैं तो रूरल एरियाज़ में भी बड़ी समस्याएं हैं। घनश्याम सर्राफ जी, गांव का दौरा आप करते हैं, करते रहते हैं? मैं गांव के बारे में अच्छी बात आपको बताता हूं कि अधिकतर जो समाजों की कम्युनिटी सेंटर थे वे अधिकतर सारे पूरे हो गए हैं, और लोग अब विकास की तरफ राह देख रहे हैं। कहीं पे कोई कमी नहीं है। सड़क चाहिए तो सड़क के पैसे मिलते हैं, या कोई बिल्डिंग बनानी है तो उसके पैसे मिलते हैं। इस टाइप से हमारी सरकार पूरी तरह सचेष्ट है और प्रत्येक काम को करने का मादा रखती है।
आपने कहा कि फंडिंग आप लोगों को मिल रही है। रूरल एरियाज़ की समस्याएं सिर्फ सामुदायिक भवन नहीं, बिजली, पानी, सिंचाई की व्यवस्था, डार्क जोन की समस्या, इन तमाम चीज़ों से जूझ रही है। इसके लिए क्या प्रयास आपकी तरफ से किए जा रहे हैं? आने वाले दिनों में गर्मी का मौसम है, पेयजल की व्यवस्था बहुत ज़्यादा सुदृढ़ करनी होगी, पावर कट की समस्या है, कैसे पावर कट नहीं निपटेंगे? है हमारे यहाँ। जी, ग्रामीण हमारे इलाकों में भी नहीं पहले है। जब पावर कट होती थी वो सरकारें दूसरी थी, अब वे चली गई हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में हम कोई भी ये बात नहीं कह सकते कि यहाँ पे लगातार पावर कट है। 20 से 22 घंटे तक लाइटें आ रही हैं और सब इस काम से खुश हैं और उन्होंने बिल भी अच्छे भरने शुरू कर दिए। पानी की समस्या पर बात कर ले रूरल एरियाज में, मैंने कहा जैसे पेयजल या सिंचाई या डार्क जोन की हम बात कर रहे हैं। घनश्याम सराफ जी, आप जानते हैं कि डार्क जोन में प्रदेश के कुछ इलाकों का जाना, खासतौर पर अगर हम दक्षिणी हरियाणा की बात करते हैं, ये एक बड़ी समस्या है। उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? आज जो पीने के पानी की समस्या है उसका तो 95% हम भुगतान कर रहे हैं लोगों को पानी के माध्यम से। और सिंचाई के साधनों में कुछ पानी का अभाव है, उसको लेकर भी हम बार बार मुख्यमंत्री जी से भेंट करते रहते हैं और वे आश्वासन देते हैं कि हम इस काम को आपके पूरा करेंगे। जल्द ही इस काम के लिए आप निश्चिंत रहे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में देवसर में, हलवास में और ढाणा लाडनपुर में कई स्थानों पे और ये टैंक बने हैं जिससे पीने के पानी की समस्या दुरुस्त होगी। और इसी टाइप से कई जगह बूस्टर लगवा के और हम सरकारी मदद से ये काम कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम पानी के क्षेत्र में कहीं भी किसी से पीछे नहीं है। लेकिन जो नहरी क्षेत्र की, नहरी सिंचाई की बात है, उस मामले में हम 10 से 15% कम है। जी, टेल तक पानी पहुंचाना अभी भी बड़ी समस्या है घनश्याम सराफ जी। हमने टेल तक पानी पहुंचाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ये कहना है कि जब टेल आपकी ठीक होगी तो आपकी नहरें सुरक्षित चलेंगी और आपके किसान ये मानेंगे कि हमने इस काम के लिए जो आपसे बात की थी वो बात आपने पूरी करवा दी। SYL के पानी का ना मिलना कितनी बड़ी समस्याएं लाता है, ख़ासतौर पर अगर हम इस इलाके की बात करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि SYL का पानी कितना ज़्यादा ज़रूरी है, वो नहीं मिल पा रहा है। अब ये कितनी बड़ी समस्या है और उसकी, क्योंकि आप देखिए कोई भी समस्या हो तो उसका विकल्प ढूंढना पड़ता है, तो उसका विकल्प क्या इस्तेमाल किया गया? ऐसा कि हम इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारा जो पानी के मामले में पिछड़े हुए 3 जिले भिवानी, महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी, इन सब में पानी की कमी रहती है। लेकिन अब की बार हम घरों की छत पे एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिससे कि हमारे लोगों को पानी उपलब्ध हो। वाटर हार्वेस्टिंग के अनेक जगहों पे हम नीचे बोरिंग करके पानी डालने का काम करेंगे। मैंने SYL की समस्या को पूछा। घनश्याम सराफ जी, आप लोग लगातार SYL को लेकर विधानसभा में सवाल उठते हैं, मामला कोर्ट तक है। क्या वजह आप मानते हैं कि SYL का जो मसला है सुलझ नहीं रहा है? ऐसा है और जी, SYL की वजह से हरियाणा में बड़ी समस्याएं जो पंजाब की सरकारें हैं जी, वे दूसरे दलों की होती हैं, जिससे हम पानी के लिए जो भी ऊपर से प्रयास करते हैं वे उन सरकारों के सामने वे थोड़ा मंथर गति के पड़ जाते हैं। और ऐसे में SYL जो नहीं मिल रही है उसके लिए हमारा सबसे सहयोग के लिए प्रार्थना भी है कि आप इस मामले को आगे बढ़ाने दें, जिससे कि पूरे दक्षिणी हरियाणा में जो हमारा हिस्से का पानी है उस हिस्से के पानी को देने का अब ज़रूर आप निवेदन करें, कष्ट करें, जिससे कि हमारे क्षेत्र में पानी की कमी को दूर किया जा सके। मैं आपसे थोड़ी देर पहले सांसद धर्मवीर सिंह जी से भी मिली थी। उन्होंने एक बड़ी अहम बात की थी, बात कनेक्टिविटी की। घनश्याम सराफ जी, दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, आप दिल्ली से सटा हुआ गुरुग्राम देख लीजिए या फरीदाबाद देख लीजिए, जिस तरह का विकास उन जगहों पर हुआ एक हब के रूप में या औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में,
आखिर भिवानी क्यों पीछे है जबकि दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है? कनेक्टिविटी की जो समस्या है वो क्यों नहीं है? जनप्रतिनिधियों ने पहले ध्यान क्यों नहीं दिया? आप क्या कर रहे हैं? आज के जो समय है उसमें हम अधिकतर अपने काम पूरे करने जा रहे हैं और कनेक्टिविटी का जो भी अवसर मिलता है उसको लेकर हम सरकार के सामने होते हैं और सरकार से मदद लेके वे कनेक्टिविटी के काम पूरे किए जा रहे हैं। इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए किस तरह के प्रयास और किस तरह की संभावनाएं भिवानी में है? ऐसा है कि 250 एकड़ ज़मीन सेक्टर 31 में एक्वायर की गई है। जल्द ही उसमें इंडस्ट्रियल हब बनेगा और जो लोग इंडस्ट्रीज लगाना चाहते हैं उनका काम भी उस सेक्टर के माध्यम से पूर्ण किया जाएगा। तो उनको निवेशकों को आप आकर्षित कैसे करेंगे? बुनियादी सुविधाएं अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। जैसा हमने कहा कि किसी भी शहर को या किसी भी प्रदेश को अगर निवेश के अनुकूल बनाना है तो आपको प्रलोभन देना पड़ता है निवेशकों को। भिवानी में अगर आप निवेशकों को आकर्षित करेंगे तो आप क्या दिखाएंगे? इसमें हम सबको ये एक चीज़ दिखा सकते हैं कि यहाँ पे जो भी है वो एक तो हमारे यहाँ पे काम करने की क्षमता लोगों के अंदर अधिक है और काम भी ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसे हमारे साथी जो भी मैं भी इंडस्ट्री से निकला हुआ हूँ, लेकिन काम करने से ही काम बढ़ेगा और लोग खामखा की बातें करके उस बात को बरगलाना नहीं चाहिए। आपके विरोधी यही कह रहे हैं कि बस वादों का लॉलीपॉप दिया था घनश्याम सर्राफ ने और सड़कों की कनेक्टिविटी और तमाम तरह की बातें घनश्याम सर्राफ कहते हैं पर कर कुछ नहीं पाते हैं। आज सड़कों की जो बात कर रहे हैं हम, हमारा सर्कुलर रोड जो कि अहम था उसके काम चल रहे हैं और आज आप देखें मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन जनवरी 2024 तक होने जा रहा है। इसी प्रकार मेडिकल कॉलेज में क्लासें लग रही हैं और सब लोग उसमें मिलकर अपना काम कर रहे हैं और शिक्षण भी प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षा देने वाले भी हैं और शिक्षण लेने वाले भी हैं। ऐसे समय में हम ये माने कि भिवानी का एक अद्भुत विकास होने जा रहा है जिससे हमारा क्षेत्र सबसे पहले लाभान्वित होगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपने सड़कों की बात कर ली, पानी की बात कर ली और मेडिकल सुविधाओं की आपने बात कर ली, आपने चीज़ों को दिखाया भी। शिक्षा के क्षेत्र में दक्षिण हरियाणा बहुत पिछड़ा हुआ है और ख़ास तौर पर अगर आप मेवात जैसे इलाकों की बात करते हैं तो उनकी तो कोई गिनती ही नहीं है। ये तो रिपोर्ट भी ये बताते हैं कि मेवात का जो ज़िला है या मेवात खुद कितना पिछड़ा है। हालात यहाँ पर भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। शिक्षा को और बेहतर करने के लिए घनश्याम सर्राफ क्या कर रहे हैं? मैं तो एक बात कह सकता हूँ कि मैं 2009 से विधायक हूँ जी, और जब हुड्डा सरकार थी और आज मनोहर लाल जी की सरकार है जी, दोनों बातों को यदि हम देखें तो एक समानता ज़रूर आपको नज़र आएगी कि हमारे जो विद्यार्थी थे उन्होंने हरियाणा में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए और मेरिट में भी सबसे अधिक बच्चे हमारे आए हैं। नहीं, वो बच्चे जो स्कूल पहुंच रहे हैं अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जिन बच्चों की पहुंच में अभी तक स्कूल नहीं है या बहुत दूर है, ऐसे बच्चों को कनेक्ट करने के लिए क्या कोशिश की जा रही है? जो बच्चे स्कूल पा रहे हैं जाहिर सी बात है वो परफॉर्म करेंगे, बट जिन बच्चों को स्कूल नहीं मिल रहा है पास में, वो जो सरकारी स्कूल हैं हमने मॉडल संस्कृति के माध्यम से जी उनमें एक अलग से विजन रखा है। वे CBSE से भी एफिलिएटेड हैं जी और वे विद्यालय इतनी भारी संख्या में काम कर रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल भी पीछे हटते हुए नजर आते हैं। अपग्रेड किया जा रहा है स्कूलों को और उसके नाम पर विपक्ष ये कह रहा है कि आप स्कूलों को बंद करने का काम कर रहे हैं। कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर छात्र नहीं हैं, कई स्कूल ऐसे हैं जहां छात्र हैं तो अध्यापक नहीं है। ये एक बड़ी विडंबना है, बड़ी समस्या है। हम किसी भी प्रदेश की प्रगति कैसे कर पाएंगे अगर बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाएगी? स्कूल बंद हो रहे हैं। विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि जितने ज्यादा आप लोगों ने स्कूल खोले नहीं उतने बंद कर दिए। विपक्ष का काम तो आरोप लगाना है, लेकिन हमने जो काम किया है, जो हमने शिक्षा विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध करवाई है, उससे बढ़ के कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा सारा ध्यान बच्चों के ऊपर भी केंद्रित है कि वे किस टाइप से शिक्षण प्राप्त करें और आगे बढ़कर वे समाज की मुख्य धारा से जुड़े। घनश्याम सर्राफ जी, अब मैं आपका एक जगह बयान पढ़ रही थी और जब मैं रिसर्च कर रही थी उसमें आपका एक बयान सामने आया था कि
आपने कहा कि भ्रष्टाचार जो है वो बीजेपी की सरकार में भी है, भले ही प्रतिशत थोड़ा कम है, आपका ये बयान है, ये ऑन रिकॉर्ड मैंने बयान है। भ्रष्टाचार का आरोप केवल विपक्षी पे लगाए हैं। हमारी सरकार ने कभी कोई ऐसा भ्रष्टाचार नहीं किया आपको लगता है कि वर्तमान में भ्रष्टाचार अपने जीरो टॉलरेंस की नीति काम कर रही है? जीरो टॉलरेंस की नीति, हमारे अधिकारी, कर्मचारी और हमारे सभी राजनीतिक लोग ये भ्रष्टाचार से अपने आप को पीछे हटाए हुए हैं, जिससे भ्रष्टाचारियों पर आए दिन अंकुश लगता है और कोई न कोई ऐसा दिन खाली जाता है, कोई ना कोई ऐसा दिन खाली नहीं जाता जिसमें कार्रवाई नहीं होती। आपने पिछले दिनों देखा घनश्याम सराफ जी, मैं क्रशर की बात कर लेती हूँ, अवैध खनन का मुद्दा है, आपने कहा कि भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचारियों के और इन अवैध खनन वालों के हौसले इतने बुलंद हैं कि सरकारी अफसरों को कुचलकर मार देते हैं। ये तस्वीरें क्या आप लोगों के सामने नहीं ऐसा आती? है, जो हमारा खनन का क्षेत्र है वो तोशाम क्षेत्र में ज्यादा है जी, या फिर दादरी डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे नहीं फिर मैं तो नीति की बात कर रही हूँ, इलाका कोई भी हो सर, जान तो जान है। संभावनाएं नहीं है जी, क्योंकि सारा काम खुले रूप से सरकार पूरी मॉनिटरिंग इसकी करती है जी, और HSIDC उसको देखभाल करती है। ऐसे कोई व्यक्ति ऐसे नहीं है, पारदर्शिता है, आपको आप मान रहे सारी तरफ पारदर्शिता से है? पारदर्शिता। ठीक है। बीते दिनों आप एक कार्यक्रम के दौरान जो सरपंच है उन्होंने आपका घेराव किया, क्या वजह है कि ई टेंडरिंग का मसला, सरकार हालांकि कोशिश कर रही है अपना मैसेज देने के लिए कि ई टेंडरिंग की वजह से पारदर्शिता आएगी और आप सरपंचों के काम नहीं रुकेंगे, लेकिन कई जगहों पर सरपंच आश्वस्त नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने ये उनको समझाने का काम किया है कि ये पहला साल है, जिस तरह कोई भी मंत्री और कोई विधायक, उनके पास कोई चार्ज साइन करने का कोई अधिकार नहीं होता, जी, इसी प्रकार हम सरपंचों से भी अपने गांव के लिए विकास का काम करवाएं और उसको लेकर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले में सुदृढ़ हैं और हमारा सबका ख्याल भी रखते हैं जी। और इन सरपंचों के लिए 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की राशि। नहीं, लेकिन वो आश्वस्त नहीं हो रहे ना घनश्याम सराफ जी, आपने भी विरोध का सामना किया। जब आप इन लोगों के बीच जा रहे हैं तो क्यों आप कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, सरकार का मैसेज उन तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? कि आपको लगता है कि सरपंच अड़े हुए हैं, हटे हुए हैं? ऐसा नहीं है, सरपंच सारे मान भी चुके हैं और काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है, जिससे पूरा समाज का आना बाना जो सरपंच के माध्यम से गांव का शुरू होता है, उन सब को लेकर हम साथ लेकर चल रहे हैं। ऐसे कई गांव हैं जिसमें 2 लाख की टेंडरिंग से भी लोग खुश हैं और ये भी कह रहे हैं कि 2 लाख की जगह 20,000 कर दो, तो भी हम इस काम के लिए खुश हैं। आपने सरपंचों की भी बात कर ली, घनश्याम सराफ जी बात जरा आप चुनावों की भी कर लेते हैं। पन्ना प्रमुखों की जिम्मेदारी भी तमाम सभी विधायकों को दी गई है, किस तरह की तैयारियां, हालांकि अभी भी 1.5 साल है विधानसभा चुनाव में तकरीबन और लोकसभा चुनाव में 1 साल या उससे कम का वक्त बचा है। आज जो ये पन्ना प्रमुखों का मामला हमारी पार्टी कर रही है जी, हमारी पार्टी ने इस पन्ना प्रमुखों के माध्यम से पूरी तरह कुछ सिस्टम ऐसे बनाए जिससे कई जगह जो सीटें बढ़ाने का काम नहीं हुआ था वे सीटें बढ़ गई और आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा उम्मीदवार जीत के आ रहे हैं। इसका मुख्य कारण हम पन्ना प्रमुख को ही मानते हैं। तो किस तरह की रणनीति है, किस रणनीति के आधार पर आप लोग काम कर रहे हैं? बीजेपी बूथ लेवल की पार्टी मानी जाती है, बूथ लेवल का कार्यकर्ता भी सक्रिय भूमिका निभाता है ऐसा माना जाता है, तो क्या रणनीति है कि कौन सा वो मंत्र है? ये मंत्र है सबके लिए भाई काम करना और सबको साथ लेके चलना, ये पार्टी का एक मूल मंत्र है। और पन्ना प्रमुखों को भी ये मंत्र शुरुआत में ही बता दिया जाता है कि आपने काम करना है और उसके बदले में हम सुशासन देंगे आपको, न कोई लोभ की बात है न किसी और चीज़ की बात। जी, घनश्याम सराफ, आपने कहा कि आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, आप विधायक हैं 2009 से अगर हम बात कर लेते हैं, ऐसी क्या विशेषताएं हैं जो घनश्याम सराफ पर जनता यकीन करती है, हर बार करती है, कई बार करती है?
और आने वाले समय में भी करेगी। कौन सी ऐसी योजनाएं हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर आप आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता के बीच जाएंगे? एक तो जो कहते हैं वो करता हूँ, जो कहा है किसी से कोई बात का वायदा किया है तो उसको पूरा करने का मादा मैं रखता हूँ, इसलिए लोग मुझ पे विश्वास अधिक करते हैं। लोगों के लिए काम करना, उनके दुख सुख में शामिल होना, और ये मेरी एक विशेषता है कि मैं हर एक सिस्टम में जाता हूँ जिससे हमारी जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा एकजुट बना रहता है। हमारे बूथ के मेंबर हों चाहे हमारी पार्टी के नेता हों, सबको लेकर हम साथ चलते हैं। मुख्यमंत्री साहब से आप मिलते रहते हैं, आपने कहा कि मुख्यमंत्री से आपने जब कुछ भी मांगा है आपके क्षेत्र को विकास मिला है, फंड मिला है, धनराशि मिली है। घनश्याम सर्राफ पर जनता का विश्वास लगातार बना हुआ है। घनश्याम सर्राफ को मंत्री पद की उम्मीद है, वो कब पूरी होगी, या जो आपके ऐसा है ये बात भी तो उन तक पहुंचती ये अधिकार क्षेत्र हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं हमारे ऊपर, और अपेक्षा तो हम रखेंगे। जब भी बनते हैं तो अपेक्षा रखते हैं, और बीच में भी यदि कोई विस्तारीकरण होता है तो भी हम विश्वास ये करते हैं कि हमारे को पद मिलेगा। नहीं मिलता है तब कैसा लगता है घनश्याम सर्राफ? तो नहीं मिलता है तो किस्मत की बात है जी। मतलब आप उससे निराश नहीं होते? उससे निराश नहीं। आपके सपोर्टर्स कोई भी पर कोई चूक, कोई खामी आपको लगती होगी कि किस वजह से आप इतना काम कर रहे हैं और आपकी जो एक्चुअल स्थिति है वो आला कमान तक नहीं पहुंच रही है, आपको थोड़ा सा पीछे कर दिया जाता है, कभी ऐसा महसूस होता है? ये सारा माननीय मुख्यमंत्री जी आकलन करवाते हैं जी, मेरा उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। मैं उसमें हस्तक्षेप की बात नहीं कर, मैं तो आपको आपके आकलन की बात कर रही हूँ। आपको लगता है कि आप कहीं चूक जाते हैं और वो क्या वजह है? मैं यानी कि ये मानता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे सबसे अच्छे व्यक्ति हैं, और वो जब भी कोई निर्देश देते हैं, उन्होंने एक बार मुझे मंत्री बनाया तो शाम को पहले दिन मेरे पास फोन आया कि आपको मंत्री बना रहे हैं, आप सुबह 10 बजे तक यहाँ पहुँच जाए, तो मेरे को मंत्री बना दिया। तो जिसकी भी आप चर्चा करते हैं वो सारी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे साथ की हैं, और ये नहीं है कि उनका ध्यान नहीं है, उनका ध्यान चारों तरफ है, और वे ध्यान करके ही हमारा काम करने का एक मादा रखने वाले व्यक्ति हैं। कांग्रेस का क्या स्कोप आप देख रहे हैं? हाल के दिनों में आपने देखा, मैं तकरीबन सारे लोगों से पूछ रही हूँ कि जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में पहुंची, उसके बाद से कांग्रेस ने कहा कि इससे हमें पुनर्जीवित होने का मौका मिलेगा, हम वापस आएंगे और एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है और ज़्यादा मजबूत होगा। आप सहमत हैं कांग्रेस को पुनर्जीवित होने का मौका मिलेगा? मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस को कोई मौका मिलने वाला नहीं है, और ये बहुत पीछे रहने वाले लोग हैं, और ये बार बार में अपने मुँह में आप मिट्टू बने रहते हैं कि हमने काम कर दिया, अब हम तैयारी में। तो ये बात उनकी हल होने वाली नहीं है, वे जहाँ थे वहीं रहेंगे। मैं आपको ये निश्चित तौर पे बता देना चाहता हूँ कि लोकसभा में 350 सीटें और विधानसभा में 55 से 60 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड कायम करने जा रही है। जी, जेजेपी आपकी सहयोगी है, जेजेपी सरकार में है घनश्याम सर्राफ जी। मैं तकरीबन सबसे ये सवाल पूछ रही हूँ, मिलकर आगे चलने का इरादा है? ऐसा है जी, क्योंकि हर्डल्स बड़े आते हैं, कई बार आप लोग मंच साझा करने से भी कतरा जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि दुष्यंत चौटाला को हटाए जाने की मांग कर दी जाती है, तो हिचकोले लेकर ये गठबंधन चल रहा है, कब तक चलेगा? तो सरकार है ना बीजेपी की जी, इनका सहयोग लेके बनी है, लेकिन हम इनके सहयोग से ही आगे बढ़ते रहें, इसके लिए हमारी पार्टी को भी शायद जो भी जैसे स्थिति होगी वे हमारे को आदेश करेंगे। नहीं, अभी आप 55 से 60 सीटों की बात कर रहे हैं, अगर 90 में से 60 सीटें आपके पास ही है तो आपको तो किसी की जरूरत ही नहीं है। हमारे को जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी जो भी निर्णय करेगी बढ़िया निर्णय करेगी, अच्छा निर्णय करेगी, और समाज के हित के लिए निर्णय करेगी। इस सब का जिम्मेवारी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उठा रखी है, उनको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। इसके लिए आपका मैं ये बात कहता हूँ
और निवेदन करता हूँ कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का अब भी है, कल भी है और आगे भी रहे। जी, बीजेपी की अगर हम बात कर लेते हैं और आपने जेजेपी सभी तमाम पहलुओं पर बात की है घनश्याम सर्राफ जी, एक बार फिर से हम ज़रा जनता से जुड़ी कुछ मसलों पर बात कर लें। आपने तमाम काम किए हैं और कई काम आपने पाइपलाइन में गिना, कोई ऐसा काम है घनश्याम सर्राफ जी आप नहीं करवा पाए हो? विजन तो है, चीजें भी हैं, पर चल रहे हैं जी। कोई ऐसा काम है जो आप नहीं करवा पाए हो, उसका आपको दुख हो? ऐसा काम, ये तो नौकरी तो लगाने का काम है नहीं हमारे पास, इसलिए हम वायदा कम ही लोगों से करते हैं जी कि आपको काम दिलाएंगे जी, तो इसके लिए हम वायदा भी नहीं करते जी, क्योंकि जो मेरिट के बेस पे हमारी नौकरियां लग रही हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की अनोखी पहल है, जिसके माध्यम से हमारे गरीब गुरबा लोग भी नौकरियों में लग रहे हैं। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, आप आरोप लगाते थे बीजेपी वाले कि कांग्रेस के समय में पर्ची और खर्ची चलती है, अब नौकरियों का आलम यह है कि पर्ची और खर्ची के अलावा अब तो अटैची चलती है। इत्तेफाक रखते हैं घनश्याम सर्राफ इससे? ये जो कांग्रेस वाले अपना आरोप लगा रहे हैं, ये सारे अपने क्षेत्र में पिछड़ चुके हैं, इसलिए कोई ना कोई आरोप करना इनकी मजबूरी है। आने वाले समय में भिवानी के लिए और क्या कुछ योजनाएं और कितना एक वृहद एस्पेक्ट आप देख रहे हैं ताकि आप भिवानी को आगे ले जा सकें? आखिरी सवाल मेरा। शिक्षा के क्षेत्र में, और जो हमारे बच्चे नौजवान बन के आगे उभर रहे हैं, उनका क्षेत्र चाहे शिक्षा हो चाहे खेल हो, खेलों में भी हम बहुत आगे हैं और भिवानी जिला मिनी कुब्बा के नाम से भी जाना जाता है। तो हम खेल में और पढ़ाई में दोनों तरफ से हम संतुष्ट हैं कि हमारी सरकार ने अच्छे काम किए हैं, खिलाड़ियों को मेडल दिए हैं, उनको इनाम की राशि दी है। ये सब काम करने के बाद हमारी सरकार पूर्ण रूप से एक खिलाड़ी के लिए, एक विद्यार्थी के लिए जो सोचना चाहिए वो सोच कर काम कर रही है। इससे हमारी सरकार का जो सिस्टम है वो आगे बढ़ाने वाला सिस्टम है, उन सब को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये है घनश्याम सर्राफ, भिवानी से विधायक हमसे बातचीत कर रहे थे। कहा कि जनता से कम वायदे करता हूं, लेकिन जो वायदे करता हूं वो पूरे करता हूं, और यही वजह है कि जनता मुझे बार बार मौका देती है। आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी 55 से 60 सीटें जीत सकती है, इसका वो दावा कर रहे हैं। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में वो कह रहे हैं कि पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। इन तमाम विकास कार्यों को जिन्हें गिनाया घनश्याम सर्राफ ने, ये तमाम विकास योजनाएं जनता के द्वार तक पहुंची हैं। अब जनता फीडबैक क्या देती है, जनता को लगता है कि उन योजनाओं का खाका सही तरीके से किया गया है या सिर्फ दावे किए गए हैं, आने वाले वक्त में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल पैरामीटर विकास का यही है कि परियोजनाएं कुछ पेंडिंग है, किन्हीं पर काम बाकी है, आने वाले समय में उन्हें पूरा करने का काम किया जा रहा है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर काम किया जा रहा है, अभी 100% सफलता नहीं मिली है और भिवानी में विकास की जो गति है वो आगे बढ़ती रहेगी। घनश्याम सर्राफ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। मैडम, अभी ये देखो एक पुल बन रहा है अटल जी के नाम से, 50 करोड़ का है जी, ये 50 करोड़ रुपए की लागत। तो विकास कार्यों की पड़ताल करते करते हम आप पहुंचे हैं, आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं मेडिकल कॉलेज है। आने वाले समय में भिवानी के आसपास के जो छात्र हैं और जो बच्चे हैं जो मेडिकल के फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, बहुत फ़ायदा होने वाला है और इन तमाम विकास कार्यों को यहाँ के विधायक घनश्याम सर्राफ पूरे तरीके से सुनिश्चित कराने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनसे जनता को काफ़ी लाभ आने वाले समय में मिल पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद घनश्याम सर्राफ जी, हमको समय देने के लिए आपका। थैंक यू मैडम। और विकास की जो योजनाएं हैं, हमारी कोशिश है कि हमारे भी माध्यम से जनता तक पहुँचे। ठीक है जी, ठीक है मैडम। आपने जो यहाँ पे आके जो एक अप्रिशिएट करने की बात कर रहे हो आप, तो अप्रिशिएट करना है तो हमारी सरकार है इसके लिए तैयार। हम तो उनके नुमाइंदे हैं, वो जैसा कहते हैं हमने तो वही करना है। तो माननीय मनोहर लाल जी हमारे हेड हैं परिवार के हरियाणा में, और श्री नरेंद्र मोदी जी केंद्र में हमारे हेड हैं। दोनों एक ऐसी महामूर्तियाँ हैं जिन्होंने
आज के दिन अपना बच्चों का त्याग कर रखा है नरेंद्र मोदी जी ने और मनोहर लाल जी ने शादी नहीं की। तो ऐसी महान आत्माएं जब काम करती हैं तो वे अपना पराया छोड़ के आगे बढ़ती हैं। तो ये थे भिवानी से विधायक घनश्याम सर्राफ, बता रहे हैं विकास की योजनाएं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रही हैं और आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में जनता इन्हीं विकास कार्यों के आधार पर एक बार फिर से अपना आशीर्वाद उनको देगी। नमस्कार।